Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of Bohr atomic theory. लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे था और आज जो है हम बोर एटॉमिक थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस related to Bohr atomic theory. The first one is write down the postulates of Bohr atomic theory. Bohr atomic theory very much important long question, ठीक है. और इसका सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन क्या है? द सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन इज हाउ बोर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट. लास्ट जो है हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो बेस कर रहा था क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा होता है तो अल्टीमेटली उसको न्यूक्लियस के अंदर क्या करना चाहिए, फॉल कर जाना चाहिए, और इस तरह एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा. लेकिन बोर ने इस चीज़ को प्रूव किया था कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है. ठीक है. Okay, now we will discuss the Bohr atomic theory in detail. First of all, we will discuss the introduction of this model. Niels Bohr presented another model of an atom in 1913. Actually, he was a Danish physicist who joined Rutherford in 1912 for his postdoctoral research. In 1930, Bohr presented his model based on quantum theory, and he won the 1922 Nobel Prize for Physics for his work on the structure of an atom. Okay, बोर जो था वो बेसिकली क्या था, वो जो है स्टूडेंट था रदरफोर्ड का, और उसने जो है रदरफोर्ड के काम को सामने रखते हुए जो है वो उसने एटम का स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से उसने ऑब्जर्व किया, और उसने बेसिकली जो है मॉडर्न जो थ्योरी थी जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, क्वांटम थ्योरी के बेस पे जो है वो मॉडल पेश किया था, और उसके मॉडल को एक्सेप्ट किया गया, और उसी की बेस पे 1922 में उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया. ओके, और बेस क्या थी इसकी? क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ दिस मॉडल. अब मैक्स प्लैंक वाज अ साइंटिस्ट, और उसकी जो थी क्वांटम थ्योरी, क्वांटम बेसिकली क्या है उसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस करते हैं. क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज अ फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल. और लास्ट जो रदरफोर्ड की थी वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस कर रही थी, और ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस करती है. ओके, व्हाट इज क्वांटम? क्वांटम मींस फिक्स्ड एनर्जी. यानी उसने क्या कहा कि एक क्वांटम बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब. एमिटेड का मतलब क्या होता है? रिलीज होना, और एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, यानी अगर कोई, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि रेडिएशन जो है, जिससे अल्फा पार्टिकल जो है वो अमिट होते हैं, वो भी बेसिकली क्या होते हैं? वो रेडिएशन ही है, रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज हो रहे होते हैं. तो उसने क्या कहा कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड और एब्सॉर्ब एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम. ठीक है, और क्वांटा इज द प्लूरल फॉर क्वांटम. और 1918 में मैक्स प्लैंक को फिजिक्स में अवार्ड दिया गया था ऑन हिज वर्क क्वांटम थ्योरी. Okay, here we can compare both models. This is the classical, this is based on the classical theory of radiation, and this is based on the quantum theory of radiation. Okay, according to this model, अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो
रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर और कंटिन्यूसली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो रिलीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो है वो क्या करेगा, वो एक स्पाइरल पाथ में मूव करता हुआ अपनी एनर्जी सारी रिलीज कर देगा, खो देगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, न्यूक्लियस में फॉल कर देगा। इसका मतलब है एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो है बोर का मॉडल जो था वो इस जो है वो जो है क्वांटम थ्योरी पे बेस कर रहा था। और क्वांटम थ्योरी क्या थी कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हैं टू सर्टेन फिक्स एनर्जी, जो कि क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइज कहते हैं, ठीक है। यानी वो इन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, वो इधर उधर कहीं पे भी जो है वो मूव नहीं करते, वो एक स्पेसिफिक पाथ है जिसके ऊपर मूव करते हैं और उस स्पेसिफिक पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और उन ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है, ठीक है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ना तो रिलीज कर रहा होता है ना ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। और इसके जो है इस पाथ में मूव करते हुए एटम जो है वो क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Okay, according to the Bohr model, revolving electron in atom does not absorb or emit energy continuously. The energy of a revolving electron is quantized as it revolves only in orbits of fixed energy called energy level by him. ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो अगर ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एटम हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड जो है अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो है फिक्स्ड ऑर्बिट हैं जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। ये एनर्जी के लेवल्स हैं जिनकी अगर यहाँ पे हम बात करें तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला जो एनर्जी लेवल होता है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है। ये इस लेवल, ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी इस फर्स्ट वाले ग्रीन वाले ऑर्बिट से ज़्यादा है, और इस यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी जो ग्रीन वाले ऑर्बिट की एनर्जी है उससे ज़्यादा है, और ब्लू वालों की इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इन सर्कुलर पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, ये जो खाली जगह हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं करते और ना ही यहाँ पे मूव करते हुए वो एनर्जी रिलीज करते हैं या एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, here is another diagram of atom. You can see in this diagram that here is the nucleus of this atom and this is the first orbit that is denoted by N1. दिस इज़ द सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज़ द थर्ड ऑर्बिट, जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं और इनको हम के एल एन एम से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपका ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो इसको हम के कहेंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल को एल कहेंगे, थर्ड एनर्जी लेवल को एम कहेंगे, ठीक है। ये जो शेल्स और सब शेल्स का कॉन्सेप्ट है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट जो है जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ करते हैं वो इस चीज़ पे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा होता है तो तब कब वो एनर्जी रिलीज करता है, कब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम इस तरह से लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में मूव करता है तो उस वक्त वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और जब वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल से या हायर एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसकी हम कॉन्सेप्ट हम इस तरह से बनाते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज आपके स्कूल में जो है वो एक 8th क्लास है या 9th क्लास है, उसके डिफरेंट सेक्शन बना दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मेरिट और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स अनाउंस बाय स्कूल और बोर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो है वो अगर फर्स्ट जो है वो
सेक्शन है, सुपर सेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें 90 प्लस वाले बच्चे हैं, ठीक है, और अदर जो सेक्शन है उनमें उससे लोएस्ट वाले बच्चे हैं। तो अगर वो बच्चे जो कि हाईएस्ट लेवल में बैठे हुए हैं, तो वो बच्चे जो दूसरे सेक्शंस में से उस सेक्शन में आना चाहते हैं, इसका मतलब है उनके पास उतनी एनर्जी, उतना स्टेमिना और उतनी पावर होनी चाहिए जितनी 90 प्लस लेने वालों के पास है, तो ही वो उस लेवल में जा सकते हैं, अदरवाइज वो उसमें नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से जो है यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये लोअर एनर्जी लेवल है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर इन्होंने इस लेवल पे जाना है तो इन्होंने यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस लेवल पे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन को अपने हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट में जाना है, तो इसका मतलब है उसको यहाँ पे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कि इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो, लेट्स सपोज हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि इसकी एनर्जी लेवल जो है वो 4 जॉल है, और इसकी एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो 2 है। तो इसका मतलब है 4 से इसको रिलीज करके 2 तक लानी पड़ेगी, तभी वो यहाँ से जंप करके इस लेवल पे आ सकेगा, ठीक है। Okay, now we will discuss the postulates of Bohr atomic theory. ये postulates जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करना है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर्न ने जो अपना मॉडल दिया था एटम का, वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम को यूज़ करते हुए दिया था। तो द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस, यानी उसने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन का एक एटम है उसमें एक न्यूक्लियस है, एक टाइनी न्यूक्लियस है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। रेडियस आर का क्या मतलब, रेडियस बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें इस सर्कुलर पाथ की, तो इस सर्कल के ये सर्कमफेरेंस है, इससे कोई भी एक पॉइंट जो आप यहाँ से लेके उसके सेंटर तक लेके आते हो, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस इसका क्या होगा, आर होगा, ठीक है। और उसने क्या, इस सर्कुलर ऑर्बिट का जिसका रेडियस आर है, ठीक है, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं या घूमते हैं, ठीक है। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, एक छोटा, टाइनी का मतलब क्या है, छोटा सा न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में ऑफ रेडियस आर इन द न्यूक्लियस। एंड द सेकंड पॉइंट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स क्या है, फिक्स्ड है, डेट इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि इसका जो एनर्जी, और इनको हम क्या कहते हैं कि द फर्स्ट लेवल जो है इनकी एनर्जी जो है सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल इसको हम बोलते हैं, उससे नेक्स्ट वाले को हम की एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, और इसकी एनर्जी जो है लास्ट वाले की जो आउटर मोस्ट शेल जो होता है या ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये नहीं कि जितनी एनर्जी इसके पास है उतनी एनर्जी इसके पास है, सबकी एनर्जी लेवल जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इन सर्कुलर पाथ में, जिनको हम ऑर्बिट्स कह रहे हैं, इनमें जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जो है एनर्जी ना ही रिलीज करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। वो कब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, तब वो एनर्जी जो है वो रिलीज या एब्जॉर्ब करते हैं, और इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, as long as electron remains in a particular orbit, it doesn't radiate or absorb energy. Radiate का मतलब क्या होता है, रिलीज करते हैं या absorb करते हैं एनर्जी। The energy is emitted or absorbed only when an electron jump from one orbit to another. Okay, अब वो क्या कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज कब करते हैं और एब्जॉर्ब कब करते हैं, कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोएस्ट ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एंड व्हेन इट जंप बैक फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट,
जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर टू लोअर में जाएगा तो रिलीज करेगा या रेडिएट करेगा एनर्जी। और एनर्जी चेंज अगर आप देखना चाह रहे हो, चेंज का वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा उसके लिए ये वाला साइन यूज होगा जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आपने ये टर्म बहुत ज्यादा ये वाला सिंबल यूज किया होगा। तो ये सिंबल जहाँ पे भी यूज होगा वो चेंज के लिए यूज होगा। तो चेंज इन एनर्जी यानी एनर्जी, जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ आने में लगी या यहाँ से यहाँ जाने में लगी, तो कितना ज़्यादा चेंज आया है उस चेंज को हम किस तरह से करते हैं। उस चेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू द एच वी। ठीक है, ये यहाँ पे एच वी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, V आएगा। ओके ठीक है, बेसिकली ये V नहीं है, ये एक सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है, थोड़ा सा अटैलिक फॉर्म में हुआ हुआ है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर आप V नहीं लिखोगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है V से। ठीक है, तो ये एक सिंबल है और इसको, इस सिंबल को आपने उसी तरह से लिखना है। ठीक है, where h is a Planck's constant equal to the 6.63 into 10 raised power minus 34 joules second and v is the frequency of light। ठीक है, frequency of light को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। Okay, now the last point is the angular momentum। ओके, मोमेंटम बेसिकली क्या है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मोमेंटम को, कि मोमेंटम क्या चीज़ होती है कि अगर एक कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो उसको हम, उसके प्रोडक्ट को, मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, तो सर्कल में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें कि सर्कल के ईच पॉइंट के ऊपर डिफरेंट एंगल्स होते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं। ठीक है, एक अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो उसके हम सिंपल लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अगर कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स एंगुलर मोमेंटम MVR गिवन एज MVR, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वो जो है वो हर ऑर्बिट का फिक्स्ड है। ठीक है, NH/2π। तो ये जो वैल्यू है इसमें जो है n बेसिकली क्या है, क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि ऑर्बिट 1 है तो यहाँ पे n जो है हम 1 लिखेंगे, h की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14 या 12 पाई, सॉरी इस जो है पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 है आई गेस इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं n1 के अकॉर्डिंग तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिफरेंट आएगी, n2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो डिफरेंट आएगी, 3 के अकॉर्डिंग करेंगे तो डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इनको लिखना ज़रूर है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी आपने लिखना है, राइट करना है 1 टाइम, और बोर मॉडल को भी आपने बोर एटॉमिक मॉडल को भी आपने 1 टाइम जो है वो राइट करना है लाजमी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी। थैंक यू सो मच।